गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हम भौतिकी में जो आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग देखेंगे। ये आपका जो प्रूवमेंट है, इसकी जो थ्योरी है, इसके बारे में हम लोग प्रूव्ड करेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा बातें करते हैं। इसके लेक्चर के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि बहुत से यानी कि आपके आवेश होते हैं, यानी कि आवेश हैं। आवेशों के बारे में हमने बहुत से आवेशों के बारे में बात की। यहाँ पर वैद्युत यानी कि डाइपोल्स जो होंगे वो आपका एक पॉजिटिव आवेश होगा तो दूसरा नेगेटिव आवेश होगा। और वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है उसी की हमें परिकल्पना करना है। ठीक, तो यह आपका डाइपोल है, यह आपका नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो ये P है ये वैद्युत द्विध्रुव को इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है। जो कैपिटल E है ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना। अनंत से आवेश को यानी कि किसी बिंदु आप +q आवेश तक या -q आवेश तक, -q तथा +q आवेश की जो टोटल दूरी है वो 2l है, यानी कि टोटल दूरी 2l है। ठीक, आप देखिए यानी कि एक वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार लाया गया कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है वो आपका क्या है, P। आपका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E के कारण वैद्युत द्विध्रुव के आवेश +q पर एक बल कार्य करता है। वो आपका कौन सा बल होता है, वैद्युत बल होता है। अब जो वैद्युत बल है आप जानते ही हैं कि वैद्युत बल F = Q/E होता है। ठीक, ये इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। फिर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए कार्य किया गया। अब जब वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए कार्य किया गया, आपका +q आवेश है, बाह्यकर्ता द्वारा कार्य करना पड़ा, जबकि आवेश -q पर स्वयं वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। ठीक, +q आवेश पर बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा, जबकि -q आवेश पर आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करता है। आप फिगर में देखें तो ये स्पष्ट होता है कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो आवेश -q को +q के सापेक्ष 2l दूरी अधिक तय करने पड़ा। ठीक, अब इस प्रकार -q पर जो क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य है वो अधिक होगा, यह कार्य ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि अतः वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया नेट कार्य जो है वो W है। किया गया आप लिखेंगे
किया गया नेट कार्य W इक्वल टू होगा क्या यहाँ, ये आपका आवेश पर बल जो लगाया गया और चली गई अतिरिक्त दूरी, आप लिख सकते हैं कार्य बराबर आवेश पर लगाया गया बल गुणे चली गई दूरी, चली गई दूरी। ये दूरी कितना चला गया, आप बल जो है ये आपका हो गया F, दूरी आपका टोटल 2L दूरी चला गया। ठीक, आप देख ही रहे हैं जो डिस्टेंस है वो 2L है। ठीक, F इक्वल टू हमने ऊपर लिखा है, आप लिखेंगे समीकरण 1 से आप देखेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE और गुणे आपका 2L। यहाँ आपका 2L जो है ये आवेश है, तो ये माइनस Q आवेश है, तो माइनस आप Q आवेश रखेंगे, क्यों आप माइनस Q आवेश रखेंगे, क्योंकि आपका ये पॉजिटिव आवेश से निगेटिव आवेश की तरफ आ रहा है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है ना भाई। आप फिर देखिए आप फिर कैसे इसे आप सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आप देखेंगे ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव P इक्वल टू क्या होता है, लिखेंगे हम जानते हैं कि P इक्वल टू 2QL होता है, ये होता है। ठीक, आप देखिए आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा W इक्वल टू 2QL। ठीक, निगेटिव साइन रखेंगे और मल्टीपल आप E रखेंगे, ये हो जाएगा आपका W इक्वल टू, ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा भाई, P हो जाएगा और निगेटिव साइन ये हो जाएगा। ठीक, ये PE हो गया, क्या हो गया भाई, P, ये मान क्या है, ऋणात्मक है, और यहाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो आप जानते हैं कि P है, ये आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। आप यहाँ लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे। ठीक, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। यह कार्य जो है वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। ठीक, आप लिखेंगे ये जो कार्य है ये U0 के बराबर है, इसके यानी कि स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। आप ये क्या है, ये स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। अब आपका वो स्थितिज ऊर्जा के जब बराबर है तो ये आपका U माइनस PE। ठीक, ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो गया, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, या आप नोट कर लीजिए भाई कैसे क्या है, जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप बताएं, ठीक है ना। ध्यान से आप देखिएगा। अब यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर थीटा कोण से घुमाएं, ठीक है ना, हमें वैद्युत द्विध्रुव को घुमाना है, इस प्रकार से घुमाना है कि थीटा कोण बने, तब वैद्युत द्विध्रुव पर जो कार्य करना होगा वो W इक्वल टू क्या होगा भाई, ये W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका एंगल घूमेगा। अब ये आपका जो है इसके कारण आप वैद्युत द्विध्रुव को स्थितिज ऊर्जा के मान में बढ़ोतरी होती है, अतः थीटा की स्थिति में
वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो है वो आपका क्या होगा भाई, वो जो होगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा 0 प्लस आपका W, ठीक, ये हो गया। अब इस स्थिति में आप जब देखते हैं तो अभी अभी हमने U0 का जो मान आया वो -PE आया, ठीक। आप क्या कीजिए, वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, आप रखिए, यानी कि मान रखने पर इस इक्वेशन में क्या करेंगे, मान रखेंगे, मान रखने पर, ठीक है ना। देखिए यू थीटा इज इक्वल टू जो है वो क्या है, -PE था तो PE रखेंगे, और ऊपर PE है तो PE लिखेंगे 1 माइनस आपका जो cos थीटा है वो cos थीटा रखेंगे, ठीक। ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। अब इसे तोड़ते हैं, u थीटा इज इक्वल टू -PE प्लस PE, और ये हो जाएगा क्या, -PE इंटू cos थीटा। ये दोनों वैल्यू कैंसिल, यहाँ से u थीटा इज इक्वल टू -PE cos थीटा आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये फार्मूला आपका हो गया। इस फार्मूले की अपनी कंडीशन है, आप कंडीशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट क्या कहता है, स्थिति प्रथम ये कहता है कि यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो ये हो जाएगा आपका u थीटा, अर्थात 90 अंश पर जो लंब होगा, -P इज इक्वल टू cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है भाई, ये हो जाएगा 0, ठीक। cos 90 अंश का मान 0 होता है तो आप 0 रखेंगे, ये लंब पर आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक। इसी प्रकार से कंडीशन नंबर सेकंड पे हम बात कर लेते हैं, ठीक। कंडीशन सेकंड भी क्या है, थीटा इज इक्वल टू आप लिख दीजिए 0 डिग्री, तो ये आपका 0 हो गया, और यहाँ से PE, ये cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, तो 1 रखेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे cos 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ध्यान से समझेंगे आप लोग, u0 इज इक्वल टू जो है वो आपका -PE है, ये आपकी जो वैल्यू है ये ऋणात्मक है। अब हम जब देखेंगे तो cos 180 अंश पे, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। कंडीशन नंबर थर्ड पे बात करते हैं। कंडीशन नंबर थर्ड पे आप जानते ही हैं, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। 180 अंश पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, कैसे आएगा, आप लोग स्वतः ये करेंगे, ठीक है ना। तीनों कंडीशन के फाइनल होने के बाद हम स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि आपका जो ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, तीनों स्थिति ये फॉलो करेगा, यानी कि ये तीनों हो सकता है, आप ये बताएंगे, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं चालक तथा विद्युत रोधी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप लोग वैसे हाई स्कूल में भी आप लोगों ने पढ़ा, 11th में भी पढ़ा चालक क्या है, तो जिसमें यानी कि कंडक्टर, ठीक, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो वो चालक कहलाता है, ठीक। चालक किसे कहते हैं, जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो, या वे पदार्थ या वे वस्तुएं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है चालक कहलाता है। जैसे लोहा, तांबा इत्यादि आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से विद्युत रोधी के बारे में, वे पदार्थ या वस्तु जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा का प्रवाह ना हो वो आपका क्या कहलाता है, विद्युत रोधी या कुचालक कहलाता है, ठीक। चालक ये हो गया, यानी कि अगर आप देखें इसकी दूसरी परिभाषा,
या इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं हम लोग। तो कुछ पदार्थ तुरंत ही अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाह यानी कि ऐसे हैं, जैसे कुछ पदार्थों में विद्युत धारा तो प्रवाहित होती है, जबकि अन्य ऐसा यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। जो पदार्थ क्या करते हैं, अपने आसानी से विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करते हैं, प्रवाहित होने देते हैं। वो आपके क्या होते हैं, चालक होते हैं, जिसमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता या विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होता, वे अचालक होते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जितनी भी धातुएं हैं, मानव की बॉडी हैं, जीव जंतु हैं, ये सब, पृथ्वी भी है, ये सब चालक के अंतर्गत आते हैं। आप अगर अचालक या कुचालक की बात करें तो कांच हो गया, पार्सलीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया, लकड़ी हो गया, आदि ऐसे बहुत से पदार्थ हैं, बहुत से आधातुएं हैं जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक, इन्हें हम विद्युत रोधी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यह आपका चालक तथा विद्युत रोधी के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं परावैद्युत तथा ध्रुवण के बारे में। परावैद्युत तथा ध्रुवण क्या है, यह आप पहला इसमें लिख देंगे, चालक तथा अचालक, चालक तथा कुचालक या अचालक, ये दोनों हो गया। ठीक, आपका अब परावैद्युत तथा ध्रुवण, परावैद्युत तथा ध्रुवण। ठीक, ये क्या है, परावैद्युत तथा ध्रुवण। परावैद्युत अचालक पदार्थ होते हैं। ठीक, चालकों की तुलना में ये देखा जाए तो कोई आवेश वाहक नहीं होता। ठीक, क्यों कि ये जो है, जब किसी चालक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब चालक में मुक्त आवेश वाहक गति करके अपने को इस प्रकार समायोजित कर लेते हैं कि प्रेरित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र का विरोध करना पड़ता है। जब विद्युत क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र का विरोध करना पड़ता है तो विद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र को यथार्थ रूप से निरक्षित नहीं करता। ठीक, अब आप देखेंगे जब वो निरक्षित नहीं करता है तो यह केवल क्षेत्र को घटा देता है उसके मान में। जब क्षेत्र के मान में कमी हो जाती है तो इसी प्रभाव की सीमा जो है वो परावैद्युत पर निर्भर करने लगती है। ठीक, आप देखेंगे यानी कि आपका जो परावैद्युत पर निर्भर करने लगती है, आप इसमें हम किसी परावैद्युत के अणु जो हैं वे ध्रुवीय होते हैं। आप इनके चित्र, इनकी फिगर के बारे में देखते हैं कैसे वो ध्रुवीय होते हैं। हम इस फिगर के बारे में थोड़ा देखेंगे और देखने के बाद आप देख रहे हैं कि एक तरफ पॉजिटिव आवेश, दूसरी तरफ नेगेटिव आवेश, सिग्मा है जो मुक्त रूप से ये है, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र है और सिग्मा जो है आपका मुक्त है, और ये आपका ई नॉट प्लस ई दोनों का जो योग होगा वो शून्य होगा। वैद्युत क्षेत्र चालक में कैसे उत्पन्न होता है और फिर परावैद्युत में ये कैसे शो होता है ये दिखाया गया है। इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र जो है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का जो योग है वो नॉट इक्वल टू यानी कि जीरो के नॉट जीरो के बराबर है। ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के अणु जो हैं वे ध्रुवीय अथवा अध्रुवीय हो सकते हैं। ठीक, यदि अध्रुवीय अणु में धन आवेश तथा ध्रुवीय अणु में ऋण आवेश, आप कह सकते हैं
कि धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र जो होते हैं वो संपाती होते हैं, तब अणु का कोई अस्थाई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। आप एग्जाम्पल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ले सकते हैं। ये अणु जो हैं आध्रुवीय अणु के उदाहरण हैं, ठीक। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक। O2 और H2 ये दोनों क्या है? ये दोनों आध्रुवीय अणु के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। अगर आप देखेंगे तो इसमें सममिति के कारण कोई ध्रुवीय अणु आघूर्ण नहीं होता। इसके विपरीत अगर आप बात करें तो कोई ध्रुवीय अणु वह होता है जिसमें धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र जो होते हैं वो पृथक पृथक होते हैं, ठीक। ये पृथक पृथक जो हैं कैसे होते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड के अणुओं में अस्थाई द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक। आप जल के अणु के बारे में अगर बात करते हैं तो अणु ध्रुवीय अणुओं के उदाहरण हैं, ठीक। ये दोनों हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड ये और H2O ये ध्रुवीय अणु के उदाहरण है। कौन सा? ध्रुवीय अणु के उदाहरण है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये ध्रुवीय अणु के उदाहरण हैं। ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन जो है ये आध्रुवीय अणु के उदाहरण है, ये आध्रुवीय अणु के उदाहरण है, आध्रुवीय अणु के ये, ठीक। ये है आपका। आप देखते हैं कि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में आध्रुवीय अणु के धनावेश तथा ऋणावेश विपरीत दिशाओं में विस्थापित हो जाते हैं। कैसे? यह विस्थापन जो है तब रुकता है जब अणु के अवयवी आवेश पर बाह्य बल प्रत्यानयन बल द्वारा संतुलित हो जाता है, ठीक। अतः आध्रुवीय अणु एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेता है। उस स्थिति में परावैद्युत को बाह्य क्षेत्र द्वारा ध्रुवित कहा जाता है, ठीक। जब बाह्य क्षेत्र द्वारा उसे ध्रुवित कहा जाता है तो इस प्रकार दोनों ही प्रकरणों में चाहे ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय हो, चाहे ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय हो, परावैद्युत किसी बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेता है। जब एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेता है तो यह आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये आध्रुवीय अणु, ये भी आध्रुवीय अणु हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड ध्रुवीय अणु और ये जल के यानी कि हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये भी क्या है? ध्रुवीय अणु है। जब वो द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेता है तो किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण उसका ध्रुवण कहलाता है, ठीक। जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। आप P इक्वल टू लिख सकते हैं, ये हो जाएगा P इक्वल टू यहाँ से X और ये, ठीक। ये आप इस्तेमाल यहाँ से इंडिकेट कर दीजिए तो ये आपका हो गया फल। यहाँ आप देखेंगे तो जो ये है साइन X जो है ये आपका क्या है? ये परावैद्युत का स्थिर है, जिसे परावैद्युतांक माध्यम की क्या कहते हैं? प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक। अब आप देखते हैं कि इस फिगर में ये इन दोनों के कैसे, एक आप नॉट इक्वल टू के फॉर्म में ई नॉट इक्वल टू और एक आपका क्या है? ई इक्वल टू
ये दो है, दोनों नॉट इक्वल टू में जब आप देखते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या स्पष्टीकरण करता है, ठीक। यहां पर आप देखते हैं तो ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव और ये भी हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। ये रहा, ये आध्रुवी अणु है, ठीक। इंडिकेट करते हैं, ठीक। अब आप देखिए यहां पर ध्रुवीय यानी कि जो आपके ध्रुवीय अणु के एग्जाम्पल्स यानी कि ये जो आपका क्या प्रदर्शित है, जब किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका को आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखते हैं तो पट्टिका के अणुओं के नाभिक संधारित्र की प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर होते हैं, ठीक। यह आपका जो फिगर्स है, ये फिगर हम ये आपका इस प्रकार से बात करते हैं, इस फिगर्स को आप बना लीजिए, ठीक। आप अपने ये बना के रखेंगे तो ये आपका क्या है, जब किसी परावैद्युत पट्टिका को पदार्थ की पट्टिकाओं को आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं, जो आप चित्र के अनुसार देखेंगे फिगर ये है, ये आपका परावैद्युत पट्टिकाएं हैं और ये आपका धना आवेश नामक प्लेट P1 इसे और ये प्लेट P2 है। इन पट्टिकाओं को दोनों प्लेटों के बीच में रखा गया है, ठीक। जब पट्टिकाओं को दोनों प्लेटों के बीच में रखते हैं तो पट्टिका के अणुओं के नाभिक संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं, ठीक। इससे क्या होता है, परावैद्युत पट्टिका के प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित, देखिए एक सिरा धनावेशित तो दूसरा सिरा ऋणावेशित उतना ही क्या होता है, यानी कि जितना धनावेशित होता है उतना ही ऋणावेशित हो जाता है। इन आवेशों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं आवेशों को हम ध्रुवण आवेश कहते हैं, ठीक। पट्टिका के यदि भीतर देखा जाए, पट्टिका के भीतर अगर बात किया जाए तो पट्टिका के भीतर प्रत्येक स्थान पर आपका क्या है, नेट आवेश शून्य रहता है। नेट आवेश शून्य क्यों रहता है, क्योंकि प्रत्येक ध्रुवित अणु का धन जो है सिरा, यानी कि जो ऐसे आप यहाँ पर देखते हैं जो प्रत्येक विद्युत आवेश का जो धन सिरा है वो क्या है, ध्रुवित अणु के ऋण सिरे के समीप होता है। और जब ध्रुवित अणु के ऋण सिरे के समीप होता है तो आपका ये जो है वैल्यू ध्रुवित हो जाता है, ठीक। अब ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। ये परावैद्युत पट्टिका के बीच में प्लेटों के बीच धन प्लेटों ऋण प्लेटों के बीच में परावैद्युत पट्टिका कैसे लगाया गया और वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ, ऊपर वैद्युत क्षेत्र आपका और नीचे वैद्युत क्षेत्र E डैश, ठीक, ये दोनों उत्पन्न हुआ। अब हम आगे बात करेंगे परावैद्युत सामर्थ्य के बारे में। परावैद्युत सामर्थ्य कहते किसे हैं, ये आप लोग फिगर बना लिए होंगे भाई, ठीक है ना। ये सब आप बेहतर तरीके से समझेंगे जो आपको समझाया जा रहा है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और देखिएगा आपकी में, यानी कि परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक है ना। परावैद्युत सामर्थ्य के बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। परावैद्युत सामर्थ्य होता क्या है,
सबसे पहले ये जानेंगे, ठीक। इसे हम आप डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो परावैद्युत सामर्थ्य कहते किसे हैं, सिर्फ डिफिनीशन जानेंगे और इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक। देखिए परावैद्युत यानी कि आप सीधा सीधा कहेंगे कि किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ को परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, ठीक। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ये बस इतना ही इसके बारे में, ठीक। हमने अभी अभी बीच में भंजन शब्द लाया, भंजक, ठीक। भंजक विभवांतर है। भंजक विभवांतर किसे कहते हैं, ये भी आप एक लाइन का डेफिनेशन यानी कि याद रखेंगे। भंजक विभवांतर, ठीक। भंजक विभवांतर की परिभाषा देख लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये भंजक विभवांतर की जो परिभाषा है, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है। फिर से सुनेंगे, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह विभवांतर, देखिए किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच P1 P2 ये आपके संधारित्र यानी कि एक प्लेट P1 हो गया, दूसरा प्लेट P2 हो गया। किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। भंजक विभवांतर कहलाता है। यह आप डिफिनीशन एकदम दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक। ये बस इतना ही डिफिनीशन के बारे में। अब हम संधारित्र किसे कहते हैं, कैपेसिटर, ठीक। आगे आपका क्या आ गया, संधारित्र, संधारित्र, ठीक। कैपेसिटर, कैपेसिटर आप जानते ही हैं कि कैपेसिटर क्या है और कैसे, तो ये आप देखेंगे कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक, TOR टर, ठीक। कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटर यानी कि किसे कहते हैं, आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, कोई भी कंडक्टर ले लो, ये भी मान लो कंडक्टर है, वो ये कंडक्टर यानी कि किसी भी कंडक्टर के आकार में, शेप साइज में बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश पर्याप्त मात्रा में संचित किया जा सकता है, या जितना संचित हो जाता है वो आपका क्या कहलाता है, संधारित्र। आप संधारित्र की जो यानी कि ये देखते हैं आप फार्मूला C प्रोपोर्शनल Q, यानी कि ये जो आपका है ये संधारित्र को इंडिकेट करता है, या आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना। और C प्रोपोर्शनल 1/V वैद्युत विभवांतर यानी कि संधारित्र के प्लेटों के बीच जो वैद्युत विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, ठीक, आवेशों के कारण, ये आपका सेकंड मान लीजिए। आप जानते हैं कि आवेशों की संख्या में यदि वृद्धि होगी तो संधारित्र के मान में वृद्धि होगी, यानी कि ये जो धारिता का मान है बढ़ेगा, संधारित्र की धारिता का मान बढ़ेगा। और यदि संधारित्र की धारिता बढ़ रही है और विभवांतर यदि बढ़े तो ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध क्रमानुपाती, यानी कि क्या होते हैं, ये यदि बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक, ये दोनों, ठीक। आप याद रखेंगे ये दोनों कैसे हैं, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों का आप ऐड करेंगे, दोनों जो यानी कि ये देखिएगा C प्रोपोर्शनल Q/V, ठीक। यहाँ C इक्वल टू K इंटू V लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ K आप कांस्टेंट मानेंगे, K इक्वल टू 1 आपका होता रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, C इक्वल टू
Q/V। यह आपका संधारित्र का फार्मूला निकलता है। ठीक, आप संधारित्र के फार्मूले के बारे में यानी कि इस पे अगर हम आप क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे आप पूछा जाता है, तो आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक, 2 माइक्रो कूलाम वाले कितने संधारित्र किस प्रकार संबद्ध किए जाएं कि उन्हें 75 माइक्रो कूलाम आवेश देने पर समायोजन का विभवांतर 300 वोल्ट हो जाए। ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम अगर देखते हैं तो C इक्वल टू यानी कि आपका जो फार्मूला है, फार्मूला लिखेंगे C इक्वल टू Q/V। ठीक, आप लिखेंगे दिया है, ठीक है ना, सॉल्यूशन, यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक, सॉल्यूशन अब देख लेते हैं। जो आपका वैल्यू दिया है वो लिख लेंगे। 2 माइक्रो कूलाम वाले कितने संधारित्र किस प्रकार संबद्ध किए जाएं। C इक्वल टू आपका कितना है, 2 माइक्रो कूलाम माइक्रो फैरेड, और आपका किस प्रकार संबद्ध किए जाएं कि 75 माइक्रो कूलाम आवेश देने पर Q इक्वल टू 75 माइक्रो कूलाम। ठीक, माइक्रो कूलाम आवेश देने पर विभवांतर 300 वोल्ट हो जाए। आपका विभवांतर कितना होना चाहिए भाई, 300 वोल्ट हो जाना चाहिए। विभवांतर कितना होना चाहिए भाई, विभवांतर 300 वोल्ट हो जाना चाहिए। तो यानी कि जो आपका ये C डिफाइंड नहीं, यहाँ से आप ये हो जाएगा V इक्वल टू 300। यहाँ से C इक्वल टू आप लिखेंगे Q/V, ये हो जाएगा 75/300। ठीक, 75/300 ये करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.2 माइक्रो फैरेड। ठीक, ये हो गया इतना माइक्रो फैरेड C की वैल्यू। ठीक है ना, ये आप ऐसे रखेंगे और ये जो आपका है सॉल्यूशन नोट कर लेंगे, बस C का मान। आप देखते हैं हम इसमें ये प्लेटों के बारे में, ये प्लेट A, प्लेट B, प्लेट A, प्लेट B, यहाँ ये पृथ्वी से संबंधित किया गया है, और ये सब एक स्टैंड है। स्टैंड से 2 प्लेट A और B को एक दूसरे के सामने, एक पर पॉजिटिव आवेश है, दूसरे पर नेगेटिव आवेश है, एक पर पॉजिटिव आवेश है तो दूसरे पर नेगेटिव आवेश है। अब इन्हें स्टैंड द्वारा क्या किया गया है, अटैच किया गया है। अटैच करने के बाद देखते हैं कि यदि प्लेट B को, यानी कि आप माना कि किसी चालक को Q आवेश देने पर, किसी चालक को Q आवेश देने पर जो वैद्युत विभव का मान है वो V हो जाता है, तब चालक की धारिता हमने इस फार्मूले से बताई। अब यदि प्लेट B को पृथ्वी से जोड़ दें, यह आपका क्या है, प्लेट B को पृथ्वी से जोड़ दें तो पत्तियों का फैलाव और कस जाता है, यानी कि पत्तियों का जो फैलाव है वो और कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्लेट A का विभव और घट जाएगा, और जब प्लेट A का विभव और घट जाएगा तो क्या होगा, इसका कारण यह है कि पृथ्वी से जोड़ने पर प्लेट B का धन आवेश जो है, प्लेट B का जो धन आवेश है, ये देखिए प्लेट B का जो धन आवेश है वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है, और जब निरावेशित हो जाता है तब आप क्या है, ऋण आवेश, यानी कि आप कह सकते हैं, परंतु जो ऋण आवेश है, ऋण आवेश प्लेट A के धन आवेश के कारण, ऋण आवेश जो है प्लेट A के धन आवेश के कारण नहीं बना सकते हैं, या नहीं बनता है। आप देखिए आपका प्लेट B पर जो धन आवेश है, फिगर देखेंगे, प्लेट B पर जो धन आवेश है वो आवेश ना रहने के कारण क्या होता है, प्लेट A का विभव जो है, ये प्लेट A का विभव और प्लेट B का विभव, प्लेट A का विभव पहले से बहुत कम हो जाता है, अतः A को पहले के बराबर विभव तक लाने के लिए
इसे और अधिक आवेश देना पड़ेगा। ये क्या है, और अधिक आवेश आप देंगे तो क्या होता है, ये फिर सेम अपनी प्रोसेस में आ जाता है। ठीक, अब आप ये पूरा कंप्लीट होता है। ठीक, हम संधारित्र की धारिता के बारे में बात कर लेते हैं। संधारित्र की धारिता कहते किसे हैं, तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है ना। यानी कि इसमें आप कह सकते हैं यदि किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश जो है प्लस क्यू तथा वह माइनस क्यू हो, तब उनके बीच जो विभवांतर होगा वो आप क्या है, उनके बीच जो विभवांतर होगा वो आप लिख सकते हैं Q/C। ये होगा, ये उनके बीच विभवांतर होगा। जब प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश होंगे तब उनके बीच जो विभवांतर का मान होगा वो भी इक्वल टू Q/C। ठीक, ये है प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर का मान। ठीक, इस प्रकार किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। सीधा सीधा यानी कि दोनों प्लेटों को दिया गया आवेश Q तथा अपान जो संधारित्र उत्पन्न हुआ, ये दोनों के अनुपात को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना भाई। आप देखिए हम इस फिगर के बारे में, A और B ये आपके दो प्लेट हैं। यानी कि यदि इस आपके फार्मूले से देखा जाए दोनों प्लेटों पे बी प्लेट को पृथ्वी से अटैच किया गया है। ठीक, यानी कि अतः प्लेटों के क्षेत्रफल पर जो है संधारित्र का मान डिपेंड करता है। कैसे, देख लीजिए। यानी कि अतः संधारित्र की जो धारिता है प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है तथा क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आप फर्स्ट नंबर में कह सकते हैं कि ये C/A, यानी कि ये यदि बढ़ेगा क्षेत्रफल यदि प्लेटों का बढ़ाया जाएगा तो संधारित्र के मान में यानी कि वृद्धि होगा। ठीक, सेकेंड नंबर 2 में, सेकेंड 2 क्या कहता है कि यदि प्लेटों के बीच की जो दूरी है C/1/D। ठीक, ये आपका जो दूरी है D, यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगा तो ये C का मान क्या है, घटेगा संधारित्र का मान। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी D पर निर्भर होता है। ठीक, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है ना। प्लेटों के बीच अगर माध्यम देखा जाए, यानी कि प्लेटों के बीच माध्यम कोई भी सिस्टम आप रखेंगे तो वो भी डिपेंड करता है आप C/K। ये थर्ड नियम भी आपका क्या है, माध्यम पे डिपेंड करता है। संधारित्र की जो धारिता है दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम पर भी निर्भर करता है। आप तथा परावैद्युत जो है वो माध्यम होने पर यानी कि आपका बढ़ता है, यानी कि परावैद्युत माध्यम होने पर क्या है, ये धारिता बढ़ेगा। और परावैद्युत माध्यम और कुछ ना होके तो वो आपका घटता है। ठीक, ऐसी स्थिति में आप समझ रहे होंगे। ठीक।